पायलट बिना पूरी प्रक्रिया के उड़ान भर रहे हैं। कैट 3 के ट्रेनिंग नहीं हासिल थी तो 30 लाख का फाइन डीजीसीए लगा देता है एयर इंडिया पर। एयर इंडिया 30 लाख का फाइन भर देता है। ये रिपोर्ट तो नहीं आती है, 80 लाख का फाइन दे दिया जाता है। लगभग 15 से 17 बार 1.5 साल के भीतर नोटिस जारी किए गए। एक बार 3 महीने के लिए पायलट को सस्पेंड कर दिया जाता है और एक बार 2 पायलट को सस्पेंड किया जाता है। और प्रॉब्लम यहां तक निकल के आई कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वह भी कहीं फॉल्टी तो नहीं है, इक्विपमेंट्स फॉल्टी तो नहीं है, इंजन के भीतर जो स्नैग और मेंटेनेंस खोजा जाता था इससे पहले की रिपोर्ट इसी विमान को लेकर जो डीसीसीए ने मांगी थी वह भी तो नहीं दी गई। जो सवाल खड़े थे, अगर वो सवालों में से एक भी सवाल आज बोइंग के साथ जुड़ा है तो बोइंग का क्रैश होना क्या लाजमी था, यानी होना ही था। या के सीईओ है और डीजीसीए ने इन्हें सम्मन भेजा कि आप तुरंत आइए। दस्तावेजों की जो पूरी फाइल एयर इंडिया को लेकर और बीते 1-1.5 साल के भीतर जो सवाल खड़े थे, अगर वो सवालों में से एक भी सवाल आज बोइंग के साथ जुड़ा है तो बोइंग का क्रैश होना क्या लाजमी था, यानी होना ही था। क्योंकि डीजीसीए का काम ही यही है। डीजीसी का मतलब होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। यह दरअसल सीधे सीधे एविएशन मिनिस्ट्री के तहत आता है, यानी एविएशन मिनिस्टर यानी रामानायडू इस वक्त, और विमान दुर्घटनाओं और उससे जुड़ी घटनाओं की यह जांच करता है। सबसे आसान नोटिस तो यही था कि दरअसल वैलिड टिकट वाले पर वो विमान पर चढ़ने क्यों नहीं दिया गया। आप पर 10 लाख रुपए का फाइन लगाया जाता है। लेकिन यह स्थिति इस दौर में विमान के क्रैश होने से नहीं जुड़ी है। 2 बार कॉकपिट में पायलट अपने दोस्त या परिचित को बुला लेते हैं। एक बार दिल्ली से दुबई की फ्लाइट के बीच में, एक बार चंडीगढ़ से लेह की फ्लाइट के बीच में। लेकिन उसके बाद की स्थिति जो नोटिसों की और जो जानकारी की है, जिसके दायरे में हर विमान आ रहा है एयर इंडिया का, उसमें बोइंग भी है। जनवरी 2024 में 30 लाख का फाइन इसलिए किया जाता है क्योंकि जो वातावरण, अगर पर्यावरण या कहें फॉग जब आ जाता है या फिर कुछ दिखाई ना दे या मुश्किल हालात अगर सामने खड़े हों, तो इसके लिए पायलट को एक ट्रेनिंग दी जाती है कैट 3 की। और बिना उसके ट्रेन पायलट रोस्टर में उनके नाम चढ़े हुए थे, और रोस्टर में जो नाम होते हैं पायलट के उसके सामने लिखना पड़ता है उसने कौन सी ट्रेनिंग हासिल की है। तो कैट 3 के ट्रेनिंग नहीं हासिल थी तो 30 लाख का फाइन डीजीसीए लगा देता है एयर इंडिया पर। एयर इंडिया 30 लाख का फाइन भर देता है। मार्च के महीने में 2 महीने के बाद ही जो फ्लाइट की ड्यूटी टाइम होती है, यानी जो पायलट होता है वो थके नहीं, तो इसके लिए फ्लाइट के टाइम्स को इग्नोर कर दिया जाता है। इसको लेकर 80 लाख का फाइन डीजीसीए फिर लगा देता है। यानी पायलट कम है और पूरी रिपोर्ट मंगाता है कि वाकई आपके पास कितने पायलट हैं, वो पायलट कितनी उड़ान भर रहे हैं, थके हुए तो नहीं है, मुश्किल हालात में तो नहीं है। रिपोर्ट तो नहीं आती है, 80 लाख का फाइन दे दिया जाता है। उसके बाद इसी साल जनवरी में 30 जनवरी को 30 लाख रुपए फाइन किए जाते हैं और उसमें इस बात की जानकारी खुलकर आती है कि जो टेक ऑफ और लैंडिंग होती है उसकी जो पूरी प्रक्रिया होती है, पायलट बिना पूरी प्रक्रिया के उड़ान भर रहे हैं। इसमें भी फाइन 30 लाख का लगाया जाता है, लेकिन पायलट नहीं है, पायलट कम है। उसको कैसे किया जाए, कैसे रोका जाए, शायद यह जानकारी निकलकर आ नहीं पाती है। और इस रिपोर्ट के दायरे में एक एक करके जो अलग अलग जानकारी खुले तौर पर आती है, उसमें 6 जून जो सबसे हाल की तारीख है, जिसमें सीरियस लैप्सेस का जिक्र होता है, और इससे पहले 14 दिसंबर को न सिर्फ विमान ओवरक्राउडेड कर दिया गया बल्कि टेक्निकल स्नैग भी था, कैंसिल करना पड़ा। 14 दिसंबर का जिक्र कर रहे हैं और इसमें इस बात का जिक्र था जो कम्युनिकेशन है वह भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। यानी जो विमान कल क्रैश हुआ उसमें भी क्या यही संकट था कि पायलट अपने संवाद को मेडे तो कह रहा है, लेकिन रिस्पांस आ रहा है तो रिस्पांस सुन नहीं रहा है, या फिर सेकंड्स भर के भीतर कम्युनिकेशन गायब हो गया। डीजीसीए ने इन तमाम रिपोर्ट्स को देखा परखा और एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन को तुरंत बुला लिया। यही विमान दिल्ली से अहमदाबाद गया था। एक यात्री ने वीडियो बनाया। उस यात्री ने बताया कि दरअसल हवा आ ही नहीं रही थी, तो हाथ से जो मैगजीन्स थे उसके जरिए हवा की जा रही थी, यानी गड़बड़ी तो थी। और प्रॉब्लम यहां तक निकल के आई कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वह भी कहीं फॉल्टी तो नहीं है, इक्विपमेंट्स फॉल्टी तो नहीं है, इंजन के भीतर जो स्नैग और मेंटेनेंस खोजा जाता था इससे पहले की रिपोर्ट इसी विमान को लेकर जो डीसीसीए ने मांगी थी वह भी तो नहीं दी गई। तो फ्लाइट फिर भी ऑपरेट आप कैसे कर रहे हैं? और इंस्पेक्शन में यह सब कुछ साफ दिखाई दिया था 5 जून को। बावजूद इसके तो क्या सब कुछ फॉल्टी और सारी चीजें फॉल्टी होने के बाद भी मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं, और इसके बावजूद भी उड़ान के लिए विमान तैयार है?
डीजीसीए के पास यह अधिकार है कि वह किसी भी बोइंग को लेकर या विमान को लेकर वह उसका लाइसेंस टर्मिनेट भी कर सकता है। उसने कई जहाजों के भीतर के जो एयर इंडिया के पास जहाज उड़ान भर रहे थे, नेशनल इंटरनेशनल दोनों, उसके लाइसेंस टर्मिनेट भी किए। इंजन फेलियर और लिफ्ट इशू जो इस विमान में क्रैश होने के बाद नजर आया, वह प्रोसेस उस मेंटेनेंस को खोजता है जो मेंटेनेंस इससे पहले की ही नहीं गई। और दूसरी जो मैकेनिकल फॉल्ट्स जो भी थे, अब उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। और चूंकि यह इन्वेस्टिगेशन इंटरनेशनल है और इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन को लेकर ही डीजीसीए ने 2011 में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंटल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो बनाया था। अब उसके जरिए यह जांच शुरू हो चुकी है और इंतजार अंतर्राष्ट्रीय टीम का है। लेकिन इस जांच को लेकर भी कई सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आज जब डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर मिला तो उसको जिस तरीके से उस हॉस्टल के भीतर जो पूरा मलबा पड़ा हुआ था उसमें से निकाला गया और जिस तर्ज पर ले जाया जा रहा था, लगा जैसे इसका महत्व सिर्फ एक मलबे के तौर पर है, जबकि यह जांच का जो डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर है वो जांच की एक बेहद गंभीर प्रक्रिया होती है। और सर ये क्या है हाथ में? ये डीवीआर है। डीवीआर। ये जानकारी दे रहे हैं एफएसएल टीम जल्द आएगी। और सामान्य तौर पर जिस इलाके में दुर्घटना होती है उस इलाके में आवाजाही बंद कर दी जाती है क्योंकि हर एक चीज दुर्घटना से जुड़ी हुई होती है। और जांच में जब एफएसएल की रिपोर्ट भी आएगी तो उसके दायरे में भी अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसियां जो जांच करेगी उसमें वह अपनी टीम के आश्रय एक भी माइन्यूट चीज को छोड़ेंगे नहीं। और इन सब के बीच जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंटल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी एएआईबी और डीजीसीए मिलकर जो यहां पर जांच शुरू कर चुका है, उसकी जांच की शुरुआत में सबसे पहले ही इंजन फेलियर और फ्यूजलॉज की जांच शुरू की गई है। क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया के भीतर जो कई बातें निकलकर बहुत खुले तौर पर आ रही है वो बतलाती है कि दरअसल फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन जो अमेरिका का है उसको साथ आकर खड़े होना है और उन सब के बीच जो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और जिसको कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो ब्लैक बॉक्स के तौर पर जाना जाता है, उसके साथ यह डिब्बा भी जो शख्स ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था उसका भी उतना ही महत्व है। लेकिन जांच भारत में डीजीसीए के तहत चल रही है और इंटरनेशनली जो बोइंग कंपनी की तरफ से एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है, जो ब्रिटिश कंपनी है, उसने बहुत साफ तौर पर यह जानकारी भेजी है कि हमें पूरी हिस्ट्री चाहिए। इस हिस्ट्री का मतलब होता है मेंटेनेंस हिस्ट्री, बैटरी सिस्टम, इलेक्ट्रिक सिस्टम, यानी कौन सी जांच इससे पहले हुई थी, कौन सा नोटिस भेजा गया था, उस नोटिस का जवाब क्या निकल कर आया था, और पायलट की पूरी ट्रेनिंग और पूरी ट्रेनिंग रिकॉर्ड का भी सिस्टम होता है। और पायलट के साथ जो फ्लाइट्स और कहते हैं लैंडिंग गियर पर भी जो कि सवाल उठ रहे हैं तो उसकी भी सेटिंग पायलट किस रूप में कर पाता है या नहीं कर पाता है, यह भी पूरी परिस्थिति परखने की चीज होगी। लेकिन जब इन बातों का हम जिक्र कर रहे हैं तो एक क्षण के लिए सोचिए कि भारत के एविएशन मिनिस्टर, सेंट्रल एविएशन मिनिस्टर यानी कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर रामानायडू घटना स्थल पे पहुंच के जहां विमान क्रैश हुआ है कैमरों के आसरे चल रहे हैं, म्यूजिक दे रहे हैं, यानी पूरी जांच प्रक्रिया जो होने वाली है और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो सवाल उठ रहे हैं उससे हटकर एक कैबिनेट मिनिस्टर कैमरों के आसरे देख रहा है किससे बात करनी है, कहां हाथ हिलाना है, कहां चलना है, ये सारी चीजें एक वीडियो बनाकर वो खुद ही जारी करते हैं।